बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत है। अच्छा जी, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू किया हुआ है और उसके ऊपर कल एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया। एक्चुअली टॉपिक का नाम है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। अब ये जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का टॉपिक है, इसके हवाले से हम लोगों ने जो पहले चीज़ें डिस्कस की वो ये थी कि व्हाट इज़ मेंट बाय डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। दैन उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डाइवर्सिटी जो है वो क्रिएट होती है। मसलन उसमें बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स पर बात की थी और हर एक बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक को, फॉर एग्ज़ाम्पल एज है, जेंडर है, एबिलिटी है, उसी तरह जो है वो टेन्योर है, ये जो चीज़ें थी इनको हम लोगों ने डिटेल में जो है वो समझा था, डिस्कस किया था कि इनका जॉब के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे जो है वो एबिलिटी के ऊपर कि एबिलिटी से क्या मुराद है, एबिलिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसकी जो है वो किस तरीके से जो है वो फिर बाद में हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी को मैनेज किया जा सकता है। बल्कि इससे पहले एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेशन और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स को भी। ये थोड़ा सा जो था वो ओवरव्यू दिया आपको प्रीवियस लेक्चर का। तो अब हम डिस्कस करते हैं एबिलिटी से ऑनवर्ड। व्हाट इज़ मेंट बाय एबिलिटी। एबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कैपेसिटी क्या है किसी काम को करने की। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं ability is an individual's current capacity to perform the various tasks in a job। यानी कि मुख्तलिफ कौन कौन से टास्क हैं जो एक बंदा परफॉर्म कर सकता है एक जॉब के दौरान। तो उन टास्क को परफॉर्म करने की जो उसकी सलाहियत है उसको हम एबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी इज़ एन इंडिविजुअल करंट कैपेसिटी टू परफॉर्म द वेरियस टास्क इन ए जॉब। ओके जी, तो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस की है डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी। फिर इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ से क्या मुराद है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं एक्चुअली उससे मुराद ये है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर नीडेड टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज़। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की हमें ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें मेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल थिंकिंग और रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। यानी जो बंदा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सोच सकता है किसी चीज़ के ऊपर और ज़्यादा बेहतर सलूशन निकाल सकता है, उसकी बेहतर रीज़न्स सामने ला सकता है और प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके बेस्ट सलूशन उसका निकाल सकता है। मोस्ट सोसाइटीज़ प्लेस ए हाई वैल्यू ऑन इंटेलिजेंस। तो ज़्यादातर सोसाइटीज़ के अंदर जिसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जिस एबिलिटी को है वो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अब दूसरी तरफ हमारी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ भी हैं लेकिन फ़िज़िकल एबिलिटीज़ की कम वैल्यू है और हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं और ज़्यादा अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, ज़्यादा जो है वो कमा रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं एक्चुअली इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बेस के ऊपर वो ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद एक टर्म है जो यूज़ होती है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी GMA। व्हाट इज़ दिस GMA? एक्चुअली एन ओवरऑल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस as suggested by the positive correlation among specific intellectual ability dimensions। जनरल मेंटल एबिलिटी एक्चुअली एक आप कह सकते हैं कि ये एक किसी के बारे में एक टेस्ट है चेक करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस डाल के जिनसे किसी का जो है वो मेंटल लेवल चेक हो सके, जिससे उसकी जो है वो थिंकिंग, रीजनिंग
और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो सामने आ सके। ऐसा टेस्ट क्रिएट करके किसी को चेक करते हैं कि क्या वो किस हद तक उसको जो है वो ठीक से सॉल्व कर पाता है। तो इससे पता चलता है जनरल मेंटल एबिलिटी किसी की कितनी है। उसके बाद आ जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी के हवाले से ही बात कर रहे हैं। एन ओवरऑल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एज जस्टिड बाय द पॉजिटिव कोरिलेशन अमंग स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डायमेंशंस के ऊपर। फिर उसके बाद है जी डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। कौन कौन सी डायमेंशंस हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की, या कौन कौन सी टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर मुश्तमिल होती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो एक्चुअली अगर हम लोग इसमें वन बाय वन देखें तो सबसे पहले है नंबर एप्टीट्यूड। नंबर एप्टीट्यूड जिस पे मैंने अभी टिक किया है, नंबर एप्टीट्यूड जो है वो क्या है? एबिलिटी टू डू स्पीडी एंड एक्यूरेट अरिथमेटिक। हम कितना स्पीडी या कितना बेहतर तरीके से एक्यूरेटली जो है वो न्यूमेरिक्स को सॉल्व करते हैं। जैसे अकाउंटेंट जो होता है, कंप्यूटिंग दी सेल टैक्स होना सेट ऑफ आइटम्स, एक एग्जांपल उसकी दी हुई है कि वो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर सेल टैक्स की कैलकुलेशन करता है तो इसका मतलब ये है, हम ये देखेंगे कि वो कितना एफिशिएंटली और कितना एक्यूरेटली जो है वो उसको परफॉर्म कर पाता है। इसी तरह है नेक्स्ट हमारे पास एक और इसकी डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करने की, वर्बल कंप्रीहेंशन। वर्बल कंप्रीहेंशन इसका सिंपल मतलब ये है कि आप वर्ड्स को रीड करते हुए या उनको हेयर करने पर, उनको सुनने पर जो है वो कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। प्लांट मैनेजर की एग्जांपल दी हुई है फॉलोइंग कारपोरेट पॉलिसीज़ ऑन हायरिंग। यानी जब वो एम्प्लॉइज़ को हायर करता है तो उस वक्त वो कितने अच्छे से समझता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या है और उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली किसी एम्प्लॉई को हायर करता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली वर्बल कंप्रीहेंशन। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड फैक्टर पे बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड। अब परसेप्चुअल स्पीड क्या होती है? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विजुअल सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली। यानी हम लोग जो चीज़ें हैं उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ को और उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको कितना बेहतर तरीके से, कितना जल्दी से, कितना क्विकली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। यानी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे सामने एक चीज़ आती है तो हमें उसका डिज़ाइन जो है उसकी समझ आ जाए कि हम एक डिज़ाइन जो बना रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये जो नया डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जा रहा है ये कितना उससे मिलता जुलता है और कौन सी इसके अंदर नई चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, तब हमारा जो है वो काम उस तरह का बन सकता है जैसा हमसे कस्टमर जो है वो चाह रहा है। तो इसमें वो कहता है, एग्जांपल उसकी दे रहा है कि जी फायर इन्वेस्टिगेटर आइडेंटिफाई क्लूज टू सपोर्ट ए चार्ज ऑफ अरोजन। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है या डायमेंशन है इसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करने की, वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ लॉजिकल सीक्वेंस इन ए प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी एक प्रॉब्लम जो है उसके अंदर जो लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी प्रॉब्लम किस वजह से बनी है उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, ये जो एबिलिटी है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसकी एग्जांपल है मार्केट रिसर्चर्स के हवाले से है, फोरकास्टिंग डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड। यानी जिन वजूहात की बना पे हमारी जो है वो डिमांड कम हुई है उनको देखते हुए उनको ख़त्म करके अपनी नई डिमांड जो है वो प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, तय करना कि क्या हो सकती है। फिर इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है जी डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? एबिलिटी टू यूज़ लॉजिक एंड असेस द इम्प्लीकेशन ऑफ एन आर्गूमेंट। कोई आर्गूमेंट है, कोई स्टेटमेंट है, कोई चीज़ है, कोई बात है जिसके अंदर जो है उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करके जो है फिर उसके मुताबिक जो है वो
उसको अप्लाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक स्टेटमेंट को समझ के। सुपरवाइज़र के लिए एक एग्जांपल, सुपरवाइज़र की एग्जांपल दी हुई है, चूजिंग बिटवीन टू डिफरेंट सजेशंस। आपको दो सजेशंस मिली, आप उसमें से बेटर सजेशन जो है उसको पिक करते हो और उसको अप्लाई कर लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो। ठीक हो गया। देन उसके बाद है जी एक और सिनेरियो, स्पेशल विजुलाइजेशन। स्पेशल विजुलाइजेशन, ये वाला जो पॉइंट है स्पेशल विजुलाइजेशन का, अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। स्पेशल विजुलाइजेशन क्या होती है? एबिलिटी टू इमेजिन हाउ एन ऑब्जेक्ट वुड लुक इफ़ इट्स पोजीशन इन स्पेस वर चेंज्ड। यानी अगर हम लोग जो मौजूदा चीज़ कर रहे हैं इसको चेंज करना चाहें, इसका डिज़ाइन बदलना चाहें, या इसको एक पर्टिकुलर प्लेस से उठा के किसी दूसरी प्लेस पे ले जाया जाए, तो उसकी जो है वो लुक क्या आएगी, उसका डिज़ाइन क्या बन जाएगा, उसकी तरतीब क्या हो सकती है। इस चीज़ को इमेजिन करने की जो एबिलिटी है इसको हम स्पेशल विजुलाइजेशन कहते हैं। और इस हवाले से एक एग्जांपल दी हुई है इंटीरियर डेकोरेटर की, जो कि बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जी रीडेकोरेटिंग एन ऑफिस। यानी जब भी हम इंटीरियर डेकोरेटर को लेके आते हैं तो वो हमें बता देता है कि फ़लाँ चीज़ यहाँ पे लगेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, हालांकि अभी वो की नहीं होती चीज़, इसके बावजूद वो पहले से ही बता देता है कि ये वाली चीज़ नहीं, फ़लाँ चीज़ यहाँ पे लगेगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। इट मीन्स कि उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी उसके अंदर होती है? स्पेशल विजुलाइजेशन की। अब इसके बाद हम लोग एक और जो मेंटल एबिलिटी है उस पर बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी का सिंपल आप लोगों को मतलब पता होगा कि किसी चीज़ को कितनी ज़्यादा देर तक आप अपने माइंड के अंदर जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। एबिलिटी टू रिटेन एंड रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस। सेल पर्सन जो है उसकी एग्जांपल दी हुई है, रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ एक्चुअली कस्टमर्स, दिस इज़ कॉल्ड मेमोरी। तो आप लोगों ने इसके अंदर मुख्तलिफ़ डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो डिस्कस की हैं, अब उनके हवाले से आप लोगों को आइडिया हो गया कि वो टोटल कितनी है। नंबर एप्टीट्यूड 1, वर्बल कम्प्रीहेंशन 2, परसेप्चुअल स्पीड 3, इंडक्टिव रीजनिंग 4, डिडक्टिव रीजनिंग 5, स्पेशल विजुलाइजेशन 6 एंड मेमोरी 7। ये 7 जो है वो टाइप्स हैं मेंटल एबिलिटी की, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की, या इनको हम डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी कहते हैं। और होपफुली आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो सुना होगा और साथ साथ जो है वो लेक्चर को देख रहे होंगे, स्लाइड से भी इंशाल्लाह आप लोगों को फिर ठीक से समझ भी आ गई होगी। अब दूसरा इसका पार्ट है कि जी एबिलिटी की जो दूसरी टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल एबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल एबिलिटी। अब जो फिज़िकल एबिलिटी है वो क्या होती है? द कैपेसिटी टू डू टास्क दैट डिमांड स्टेमिना, डेक्सटेरिटी, स्ट्रेंथ एंड सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स। यानी फ़िज़िकली जिन चीज़ों से पता चलता है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा कितना स्टेमिना रखता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो ये आपकी जनाब फ़िज़िकल एबिलिटीज़ में आएंगी ये चीज़ें। अब ये जो फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं इसके हवाले से अगर हम लोग डिटेल में बात करना चाहें तो 9 बेसिक फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं जिनकी बेस पे किसी भी शख्स की जो है वो आप लोग फ़िज़िकल एबिलिटीज़ जो हैं उनको जो है वो ओवरऑल जज कर सकते हैं कि ये फ़िज़िकली कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग ए मैन इज़। ठीक है, इसका हमें अगर आंसर ढूंढना है तो हम लोग ये 9 फैक्टर्स की बेस पर उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई जॉब ऐसी देनी है किसी को जिसके अंदर जो फिज़िकल जो है वो स्ट्रेंथ की या स्टेमिना की ज़रूरत होगी, तो हमें इसके अंदर से मुख्तलिफ़ जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस जॉब के लिए पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सेलेक्ट करना होगा। 9 बेसिक फ़िज़िकल एबिलिटीज़ जो हैं उसमें टोटल जो है उसके 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। एक है स्ट्रेंथ फैक्टर्स, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन देखना है हमें उसमें से ढूंढना है, सेलेक्ट करना है, या एक फ्लेक्सिबल पर्सन सेलेक्ट करना है, या फिर हमें कुछ और फैक्टर्स भी साथ जो हैं उनको मद्देनज़र रखना है। तो हमने टोटल क्लासीफाई कर दिया 3 हिस्सों में। नंबर 1 जो है वो है स्ट्रेंथ फैक्टर्स में
चार हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स में दो हैं और अदर फैक्टर्स के अंदर जो है वो तीन आते हैं। ठीक हो गया जी। अब जनाब आप लोगों के साथ एक एक के ऊपर बात होगी। डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ फैक्टर्स में से सबसे पहले जो आपकी है डायनेमिक स्ट्रेंथ, वो क्या होती है? डायनेमिक स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं, और सिंपल वर्ड्स में जो डेफिनेशन उसने दी है उसी को अगर लेके चलें, एबिलिटी टू एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स रिपीटेडली और कॉन्टीन्यूसली ओवर टाइम। यानी आप अपने मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, आपके मसल्स जो हैं उनकी जो फोर्स है उसको कितनी ज़्यादा दफ़ा और कितना कॉन्टीन्यूसली और कितना कंसिस्टेंटली लगा सकते हैं, कितनी ज़्यादा देर तक और कितना कंसिस्टेंटली आप जो है वो पर्टिकुलर जो है वो फोर्स को, मस्कुलर फोर्स को लगा सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि जी आपको एक चीज़ को धकेल के दूर लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं, अपने बाजू निकालते हैं सामने की तरफ और उसको ज़ोर लगाते हैं, और आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पे आप वो चीज़ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने से पहले ही थक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है वो नहीं है उस तरह से, और अगर आप वहाँ पे लेके पहुँच जाते हैं इट मीन्स योर डायनेमिक स्ट्रेंथ इज़ वेरी मच। ठीक है। इसके बाद है जी एक और स्ट्रेंथ फैक्टर, ट्रंक स्ट्रेंथ है। ट्रंक स्ट्रेंथ, अब ट्रंक स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? ट्रंक स्ट्रेंथ से क्या मुराद है? ट्रंक स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब ये है कि जी आप अपने एब्डोमिनल मसल्स के हवाले से जो है उसकी, वो आपके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। एबिलिटी टू एक्सर्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ यूजिंग द ट्रंक मसल्स। ठीक है। तो आप एब्डोमिनल मसल्स के हवाले से अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ती है तो वो आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं। देन उसके बाद है स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, यानी आपके अगेंस्ट, आपके मुखालिफ कोई फोर्स जो है वो लगाई जा रही है तो आप उसको कितना ज़ोर से रोक सकते हैं, क्या आप उसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, या किसी हद तक रोक सकते हैं, थोड़ी सी आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगा सकते हैं लेकिन वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही चीज़। इट मीन्स कि ये आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ, एक जगह रुक के जो आपको आपके अंदर जो है वो एबिलिटी है उसकी किस हद तक यानी कमी है या वो आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसके बाद है जी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है एबिलिटी टू एक्सपेंड ए मैक्सिमम ऑफ एनर्जी इन वन और ए सीरीज़ ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट्स, यानी आपको एक फ़ोर्स वाला काम करना है और उस फोर्स वाले काम के अंदर आप कितनी ज़्यादा एनर्जी लगा सकते हैं या कितनी ज़्यादा दफ़ा एनर्जी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो 10 ईंटें उठानी है ज़मीन से और लेकर जानी है, मतलब जो है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो आप एक दफ़ा जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा जाते हैं, फिर तीसरी दफ़ा जाते हैं, तो आप ये कितनी दफ़ा इस तरह का जो मुश्किल काम है वो कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो हमने पहले नंबर पे स्ट्रेंथ फैक्टर्स जो हैं इनको स्टडी किया है। तो स्ट्रेंथ फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग बात करने लगे हैं फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स के अंदर दो इसकी जो हैं वो टाइप्स हैं आगे, एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। वो जैसे ऊपर था ना डायनेमिक स्ट्रेंथ, और जो था उसके अंदर एक स्टैटिक स्ट्रेंथ भी आया था, ये बिल्कुल उसी तरह से है, एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी हम किसको कहते हैं? एबिलिटी टू मूव द ट्रंक एंड बैक मसल्स एज फार एज पॉसिबल, यानी हम लोग कितना ज़्यादा जो है वो अपने जो है वो ट्रंक और बैक मसल्स को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बेंड होना है तो हमें ट्रंक मसल्स को भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और हमें बैक मसल्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। हम कितना ज़्यादा नीचे की तरफ झुक सकते हैं या हम कितना ज़्यादा पीछे की तरफ झुक सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी। और फिर उसके बाद है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मेक रैपिड रिपीटेड फ्लैक्सिंग मूवमेंट्स। मसलन
आपको कहा जाता है कि जी आप जो हैं वो क्या करें, फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स जो हैं वो आपको कितनी ज़्यादा दफ़ा आप कर सकते हैं। आपको कहा जाता है कि जी आप नीचे की तरफ बेंड हो फिर खड़े हो, नीचे की तरफ बेंड हो फिर खड़े हो, नीचे की तरफ बेंड हो फिर खड़े हो, बार बार करते जाएं करते जाएं। ये कितनी ज़्यादा दफ़ा आप कर सकते हैं, कितना रिपीटेडली आप कर सकते हैं, एक थोड़े वक्त के अंदर आप कितनी ज़्यादा दफ़ा कर सकते हैं। इट मीन्स यू हैव फ्लेक्सिबल एबिलिटी। दैन उसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनसे जो है वो किसी की फ़िज़िकल जो है वो एबिलिटी का पता चलता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं, अब उन पे हम बात करते हैं। ये वाले फैक्टर्स भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें बात करनी है जी अदर फैक्टर्स पे, और अदर फैक्टर्स के अंदर आप लोग जानते हैं वो 3 फैक्टर्स सामने लिखे हुए हैं आपके, बॉडी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड स्टेमिना। बॉडी कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द सिमल्टेनियस एक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी आप जो है वो 2 काम कर रहे हो अगर एक टाइम में, एक हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरे हाथ से दूसरा काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप साथ चाय भी पी रहे हैं और साथ आप कोई जो है वो कोई और चीज़ उठा भी रहे हैं, तो अब आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और इसकी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि जी आपने साथ जो है वो हाथ में एक बाल्टी पकड़ी हुई है, उसके अंदर जो है वो 5 किलो दूध है और साथ आपने एक बच्चा उठाया हुआ है। तो अब आपकी जो है वो बॉडी के हवाले से देखें आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन कितनी है इन चीज़ों के हवाले से। तो दैट इज़ कॉल्ड जो है बॉडी कोऑर्डिनेशन। बैलेंस, एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम डिस्पाइट फोर्सेस पुलिंग ऑफ बैलेंस। आपके बैलेंस को ख़राब करने के लिए, आपके बॉडी बैलेंस को ख़राब करने के लिए कोई चीज़ हो रही हो लेकिन आप अपना बैलेंस फिर भी मेंटेन रखे हुए हो, आप नॉर्मल पोजीशन में खुद को रखें। इट मीन्स कि आपके जो अदर फैक्टर्स में से बैलेंस फैक्टर है वो फिर बहुत अच्छा है, आपकी बैलेंस एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टेमिना का सिंपल मतलब ये है कि कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, एनी वर्क विच यू आर परफॉर्मिंग, हाउ मच मोर एंड मोर यू कैन परफॉर्म, यानी कितना ज़्यादा आप उस काम को कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। एबिलिटी टू कंटिन्यू मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग एफर्ट ओवर टाइम, आप कितना ज़्यादा टाइम के लिए कोई भी काम कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली स्टेमिना। और स्टेमिना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, हर काम में, लाइफ के हर काम में, पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने में, खेलने में, लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में। नेक्स्ट जी हम लोग ये फैक्टर्स जो हैं इनको डिस्कस करने के बाद इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्सिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ पे आगे हैं कि हमें अभी जो है वो बात करनी है उस टॉपिक के ऊपर जो कि इसी चैप्टर के अंदर आता है कि अब डाइवर्सिटी जो है वो तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, डाइवर्सिटी इज़ ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब डाइवर्सिटी के साथ हमें किस तरीके से चलना है, डाइवर्सिटी को किस तरीके से हमने मैनेज करना है, डाइवर्सिटी जो है वो कितनी ज़रूरी है। डाइवर्सिटी सिर्फ बुरी चीज़ नहीं है, डाइवर्सिटी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, सिर्फ उसकी नेगेटिविटी इस हद तक है कि अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान है, और अगर मैनेज कर लेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी मैनेजमेंट पे, तो उसकी डेफिनेशन है दी प्रोसेस एंड प्रोग्राम्स बाय विच मैनेजर्स मेक everyone more aware of and sensitive to the needs and differences of others। वो प्रोग्राम या वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मैनेजर्स हर एक को ये चीज़ से अवेयर कर देते हैं, इस बात से अवेयर कर देते हैं कि हर एक की क्या इम्पोर्टेंस है और उनका आपस में डिफरेंस क्या है और उनको किस तरीके से चलना है, हर चीज़ हर किसी को क्लियर कर दी जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ठीक हो गया जी। अब इस हवाले से ही फर्दर जो है वो डिस्कशन है अट्रैक्टिंग, सेलेक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग डाइवर्स एम्प्लॉइज़। किस तरीके से हमने अट्रैक्शन क्रिएट करनी है, किस तरीके से हमने सिलेक्शन करनी है डाइवर्स वर्कफोर्स की, किस तरीके से उनको डेवलप करना है और किस तरीके से उनको रिटेन करना है,
यानी कोई भाग ना जाए, छोड़ के भी ना चला जाए जॉब। तो ये नहीं है हो सकता कि हम लोग एक ही तरह के यूनिफॉर्म एम्प्लॉइज़ को जो है रख के जॉब पे सारी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें या हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। तो इस हवाले से फर्दर हम बात करते हैं जी, अट्रैक्ट डाइवर्स एम्प्लॉइज़। हाउ कैन वी अट्रैक्ट डाइवर्स एम्प्लॉइज़? टारगेट recruiting messages to specific demographic groups under represented in the workforce। कहता है कि जी टारगेट करें रिक्रूटिंग मैसेजेस टू स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप्स। उस स्पेसिफिक डेमोग्राफिक वर्क ग्रुप को जो है वो टारगेट रिक्रूटिंग मैसेजेस भेजें, पैगाम भेजें, उनको साथ मिलाएं, उनको कन्वे करें कि वो अंडर डिप्रेस्ड हैं अगर तो वो उससे बाहर आ सके, उनको साथ लेके चलें, उनको अपनी बात बताएं, उनको गाइड करें। एक्चुअली इसका ये मतलब है। दैन उसके बाद है द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर डाइवर्सिटी एफर्ट्स। डाइवर्सिटी के हवाले से, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उस वक्त ही हमने देखना होता है कि इस एम्प्लाई के अंदर दूसरे जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ हैं उनसे क्या डिफरेंट चीज़ है, तो हमने उस वक्त ये डिसीजन करना होता है। सिमिलरली इन पर्सनैलिटी डज अपीयर टू अफेक्ट कैरियर एडवांसमेंट। इंडिविजुअल हु आर demographically different from their co-workers are more likely to feel low commitment and turnout। ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स जो डेमोग्राफिकली अपने को-वर्कर्स से मुख्तलिफ समझे जाते हैं, जिनको ऐसा समझा जाता है, उनको टर्न आउट कर दिया जाता है। या तो वो उनकी कमिटमेंट बहुत कम होती है, या वो छोड़ जाते हैं, या हम उनको निकाल देते हैं। ऑल वर्कर्स अपीयर टू प्रेफर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वैल्यूज़ डाइवर्सिटी। तो होना क्या चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस डाइवर्सिटी को वैल्यू देती हैं, वो समझती हैं एम्प्लॉइज़ डिफरेंसेस को, वो तमाम वर्कर्स को जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंस देती हैं, सब को उनके मुकाम पे रखती हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको लेके चलती हैं। डाइवर्सिटी इन ग्रुप्स के हवाले से डाइवर्सिटी विल हेल्प और हर्ट ग्रुप परफॉर्मेंस। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो आप डाइवर्सिटी मैनेज कर लेंगे तो आपकी वो डाइवर्सिटी जो है वो आपको आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना देगी, और अगर डाइवर्सिटी इन ग्रुप जो है वो मैनेज ना हो सकी तो डाइवर्सिटी जो है वो ग्रुप परफॉर्मेंस को हर्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी। ट्रेट डाइवर्सिटी और डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इसमें से समझना ये है, क्या ट्रेड डाइवर्सिटी है? अगर ट्रेड डाइवर्सिटी है, काम के हवाले से डाइवर्सिटी है, मसलन एक बंदा है वो कोई और काम अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, दूसरा कोई और काम अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तीसरा कोई और काम अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो हम जब ग्रुप फॉर्म करेंगे तो हर किस्म की एबिलिटीज़ जो डिफरेंट लोगों के अंदर मौजूद हैं उन सबको एक ग्रुप में शामिल कर देंगे, ताकि वो मिल के एक मुश्किल सिचुएशन में मिल के जो है उसका सलूशन निकाल सकें। और अगर डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है तो हमें उसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी इज़ नॉट सच मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देनी। ठीक हो गया जी। अब इस हवाले से जो है डाइवर्सिटी इन ग्रुप्स के हवाले से अगर हम लोग मज़ीद बात करना चाहें तो वो ये हो सकती है कि जब ग्रुप में लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको ये चाहिए कि उनके सामने जो टारगेट है, जो उनका गोल है, उस पे फोकस करें, अपने टास्क पे फोकस करें। और जब ग्रुप तश्कील दिया जाए तो उनके अंदर जो जो ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स को मद्देनज़र रखते हुए ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म किए जाएं, तब ही ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। और ये बात भी बड़ी क्लियर कट है कि अगर डाइवर्सिटी सही तरीके से मैनेज ना की गई, हम लोग जानते हैं, तो इससे ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद ये है ऑन दी अदर हैंड, इफ़ द टीम्स ऑफ द इंडिविजुअल हु आर हाईली इंटेलिजेंट, कॉन्शियस एंड इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन टीम सेटिंग आर मोर इफ़ेक्टिव। ठीक है, अगर जो है वो जो इसमें टीम जो बनाएंगे हम, ग्रुप के अंदर जो लोग हम रखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे, वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, केयरिंग होंगे, तो यकीनी तौर पे वो अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्रुप के अंदर हर तरह के
जो है वो लोग होने चाहिए। डिफरेंसेस कैन बी अ स्ट्रेंथ, हम कह सकते हैं डिफरेंसेस कैन बी ए स्ट्रेंथ, लेकिन अगर डिफरेंसेस को मैनेज नहीं करेंगे तो वो आपके ग्रुप के लिए मुकम्मल तौर पे जो है वो नुकसान की वजह बनेंगे। उसके बाद ये है जी कि इफ़ेक्टिव डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स, हम लोग कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से जो है वो डाइवर्सिटी जो है उस हवाले से लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्प्रीहेंसिव वर्कफोर्स प्रोग्राम इनकरेजिंग डाइवर्सिटी हैव 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो आपके कम्प्रीहेंसिव वर्कफोर्स प्रोग्राम्स हैं जो डाइवर्सिटी को मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उसमें 3 चीज़ें आती हैं, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, दे टीच मैनेजर्स अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंकरेज देयर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल अदर पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो ये है कि अपने जो मैनेजर्स हैं उनको हमें जो है वो ट्रेनिंग देनी है, उनको हमें बताना है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको देनी है और सबको इनकरेज करना है, सबको सही तरीके से ट्रीट करना है। किसी की जो है वो ज़ात पात या जो उनकी डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, एज या जेंडर डिफरेंसेस हैं, उसकी बेस पर ट्रीट नहीं करना हमने। सेकंड, दे टीच मैनेजर्स हाउ ए डाइवर्स वर्कफोर्स विल बी better able to serve a diverse market of customers and clients। हम लोगों ने दूसरी बात ये मैनेजर्स को सिखानी है कि जी वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से जो डाइवर्स वर्कफोर्स है वो कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को जो है वो बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। हमारे पास अगर यूनिफॉर्म वर्कर्स होंगे तो हो सकता है वो सारे के सारे उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए, और उसमें अगर डाइवर्स वर्कफोर्स होगी हमारी तो कुछ कहीं काम आएंगे, कुछ कहीं काम आएंगे, कुछ कहीं काम आएंगे, अपना अपना सबका स्टाइल होगा, तो वो सारे के सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस का बाइस बनेंगे। थर्ड, दे फोस्टर पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस दैट bring out the skills and abilities of all workers, acknowledging how differences in perspective can be a valuable way to improve performance for everyone। उसके बाद ये है कि हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो परवान चढ़ाना है, उनकी तरफ एम्प्लॉइज़ को लेके आना है, जिससे एम्प्लॉइज़ का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की अचीवमेंट के लिए खुद को बेहतर कर सकते हैं या उस तरह का एम्प्लॉय बन सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, ना कि वो इस चीज़ को देखते रहें कि हमारी डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स का क्या डिफरेंस था, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर ये डिफरेंसेस हैं और जिस वजह से हम उनसे सुपीरियर हैं या उनसे जो है वो इन्फीरियर है। तो इस कम्प्लेक्सिटी के अंदर या सुपीरियरिटी के अंदर एम्प्लॉइज़ ना पड़े रहें, बल्कि एम्प्लॉइज़ जो है वो अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करें, पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ ध्यान दें, जिससे स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स और उनके जो है वो नॉलेज के अंदर इजाफा हो और वो वैल्यूएबल परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। तो ये हमारा जनाब चैप्टर था वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का, जिसके ऊपर हमने 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो इसको कंप्लीट किया है, डिटेल से इस पे बात की है। होपफुली आप लोगों को इस चैप्टर की अब समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी तो आप लोग मेरे यूट्यूब के वो जो वीडियो है उसके नीचे जो है वो कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह ताला उसका जो है आप लोगों को आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।